माइकल जैक्सन, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद मून वॉक, थ्रिलर और किंग ऑफ पॉप का खिताब। बिल्कुल, एक ऐसा कलाकार जिसने पूरी दुनिया को अपने संगीत पर नचाया। हाँ, लेकिन हमारे पास आज जो स्रोत हैं वे उस चमचमाती छवि के पीछे छिपी एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही उलझी हुई कहानी दिखाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की है जो पूरी जिंदगी दर्द, अकेलेपन और विवादों से घिरा रहा। तो आज हम इसी विरोधाभास की गहरी पड़ताल करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा सितारा अपनी जिंदगी के अंधेरों में कैसे खो गया। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। कहानी की शुरुआत, जैसा कि अक्सर होता है, बचपन से ही करनी होगी। हाँ, स्रोतों में ये बात बहुत साफ तौर पर आती है कि माइकल जैक्सन का बचपन वो बचपन था ही नहीं। बिल्कुल। उनके पिता जो जैक्सन एक मैनेजर के तौर पर बहुत सख्त थे। और ये सिर्फ सख्त अनुशासन नहीं था, है ना? स्रोत तो इससे कहीं ज्यादा गंभीर बातें बताते हैं। जी, ये शारीरिक हिंसा थी। माइकल ने खुद बताया था कि रिहर्सल में एक भी स्टेप गलत होने पर उन्हें बेल्ट से पीटा जाता था। और शायद शारीरिक हिंसा से भी ज्यादा गहरा जख्म मानसिक हिंसा ने दिया। सही कहा। स्रोत बताते हैं कि उनके पिता ही उनकी बड़ी नाक और उनके लुक्स को लेकर उनका मजाक उड़ाते थे। जरा सोचिए, एक बच्चा जो दुनिया के सामने है, उसे उसका अपना पिता ही तोड़ रहा है। और ये ट्रॉमा, ये उनकी पूरी जिंदगी पर हावी रहा। हम जिस वयस्क माइकल को देखते हैं जो बच्चों जैसी हरकतें करता था, या जिसने नेवरलैंड रैंच जैसा एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लिया था, हाँ, वो सब दरअसल अपने खोए हुए बचपन को फिर से जीने की एक कोशिश थी। वो एक तरह से उस दर्द से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। और अपने पिता से मिली यही असुरक्षा, क्या इसी ने उन्हें उस रास्ते पर धकेला जहां से उनकी पहचान ही बदलनी शुरू हो गई? मेरा मतलब है उनका बदलता हुआ रूप। बिल्कुल, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। वो प्लास्टिक सर्जरी, वो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं थी। तो फिर वो उस चेहरे से छुटकारा पाने की कोशिश थी जिसका उनके पिता ने मजाक उड़ाया था। हर सर्जरी उस दर्दनाक अतीत को मिटाने की एक कोशिश थी। और फिर उनकी त्वचा का रंग, ये तो शायद सबसे बड़ा विवाद बना। हाँ, और ये बहुत जटिल मामला है। उन्होंने हमेशा कहा कि उन्हें विटिलिगो नाम की त्वचा की बीमारी है। और उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट ने भी बाद में इस बात की पुष्टि की। जी, मेडिकल वजह थी। लेकिन उस वक्त दुनिया ने, खासकर मीडिया ने, इसे उनकी ब्लैक पहचान को मिटाने की कोशिश के तौर पर देखा। तो एक तरह से वो अपनी जड़ों से भाग रहे थे, ऐसा परसेप्शन बन गया। बिल्कुल, वो एक परफेक्ट छवि बनाना चाहते थे, लेकिन इस कोशिश में वो खुद को ही खोते चले गए। और इन अनगिनत सर्जरियों का एक और बहुत ही खतरनाक नतीजा निकला। दर्द, बहुत ज्यादा शारीरिक दर्द। और उस दर्द से राहत पाने के लिए उन्होंने पेन किलर्स का सहारा लेना शुरू किया। हाँ, और यहीं से वो जाल शुरू हुआ। जो दवाएं शुरुआत में जरूरत की, वो धीरे धीरे आदत बनी, और फिर एक ऐसी लत जिसने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। और यही लत आगे चलकर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली थी। सबसे बड़ी और दुखद भूमिका। तो ये जो अंदरूनी संघर्ष था, ये दर्द की लत, ये सब जल्द ही एक बहुत बड़े बाहरी विवाद में बदलने वाला था, है ना? हाँ, अब हम उनकी जिंदगी के सबसे काले और विवादास्पद अध्याय पर आते हैं। बाल शोषण के आरोप। 1993 में पहली बार जॉर्डन चैंडलर केस। इस खबर ने दुनिया में भूचाल ला दिया था। किंग ऑफ पॉप पर ऐसा आरोप, ये अकल्पनीय था। लेकिन ये मामला कभी ट्रायल तक नहीं पहुंचा। नहीं, माइकल ने कोर्ट के बाहर ही लड़के के परिवार को लगभग $23 मिलियन देकर मामला सुलझा लिया। और यही एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर वो बेगुनाह थे तो इतना बड़ा अमाउंट क्यों दिया? यही सवाल सबके मन में था। उनके वकीलों की सलाह थी कि एक लंबा गंदा कोर्ट केस उनके करियर को बर्बाद कर देगा, तो उन्होंने इसे पैसे देकर खत्म करना चाहा। लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। लोगों ने सोचा, अगर वो निर्दोष थे तो उन्होंने पैसे क्यों दिए? और ये एक फैसले ने लोगों के मन में हमेशा के लिए एक शक का बीज बो दिया। और ये शक तब और गहरा गया जब 2005 में एक और मामला सामने आया, गैविन आर्विज़ो केस। जी, इस बार माइकल ने लड़ने का फैसला किया और मामला कोर्ट तक गया। और कोर्ट ने उन्हें नॉट गिल्टी यानी निर्दोष करार दिया। कानूनी तौर पर वो जीत गए थे, लेकिन पब्लिक के नजर में जो नुकसान होना था वो 1993 में ही हो चुका था। बिल्कुल। उनका घर नेवरलैंड रैंच, जो उन्होंने बच्चों के लिए एक जादुई जगह के तौर पर बनाया था, इन आरोपों के बाद उसी जगह को शक की नजर से देखा जाने लगा। जो जगह पहले मासूमियत का प्रतीक थी, अब वो एक संदिग्ध जगह बन गई। इस विवाद ने उन्हें भावनात्मक रूप से तोड़ दिया था और वो इससे कभी पूरी तरह उभर नहीं पाए। तो एक तरफ उनकी सार्वजनिक छवि बिखर चुकी थी
और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही थी। उनकी आर्थिक तंगी की कहानी। ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सितारा लगभग $500 मिलियन के कर्ज में डूबा हुआ था। ये वाकई हैरान करने वाली बात है, लेकिन उनकी जीवन शैली, उनका बेहिसाब खर्चा, नेवरलैंड रैंच को मेंटेन करने का खर्चा ही लाखों डॉलर महीना था। और ये खर्चे सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं थे, है ना? नहीं, एक तरह से वो अपने अकेलेपन को भरने की कोशिश कर रहे थे। वो चीजों से उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे थे जिसे पैसा कभी भर ही नहीं सकता। और इसी दौरान उनका अकेलापन भी बढ़ता गया। वो लोगों से कटने लगे थे। हाँ, हम सब ने वो तस्वीरें देखी हैं जहां वो अपना चेहरा मास्क या नकाब से ढककर बाहर निकलते थे। जो सुपरस्टार चाहता था कि पूरी दुनिया उसे देखे, अब वही दुनिया से मुंह छुपा रहा था। और यही विरोधाभास है, बाहर से ग्लोबल आइकन, अंदर से अकेले, कर्ज में डूबे और टूटे हुए इंसान। और इसी आर्थिक तंगी ने उन्हें उस फैसले की ओर धकेला जो उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित हुआ। लंदन में दिस इज इट कॉन्सर्ट सीरीज। उन पर इन शो को करने का जबरदस्त दबाव था ताकि वो अपना कर्ज चुका सकें, और यही दबाव उन्हें उनकी कहानी के दुखद अंत की ओर ले गया। 25 जून 2009। हाँ, उस दिन दुनिया भर में खबर फैल गई कि माइकल जैक्सन की मौत हो गई है। और ये कोई प्राकृतिक मौत नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जांच में पता चला कि उनकी मौत प्रोपोफॉल नाम की एक बहुत ही शक्तिशाली दवा के ओवरडोज से हुई। प्रोपोफॉल, ये कोई आम नींद की गोली नहीं है ना? ये एक सर्जिकल एनेस्थेटिक है। जी, जो सिर्फ अस्पतालों में ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होता है। इसे घर पर इस्तेमाल करना वो बहुत ही खतरनाक है। और यही उनके निजी डॉक्टर कॉनराड मरे की भूमिका सामने आती है। पता चला कि डॉक्टर मरे माइकल को नींद लाने के लिए घर पर ही प्रोपोफॉल दे रहे थे, क्योंकि कॉन्सर्ट के दबाव की वजह से माइकल सो नहीं पा रहे थे। और इस लापरवाही के लिए डॉक्टर मरे को बाद में गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया। जी, ये उनकी पूरी जिंदगी की कहानी का निचोड़ है। एक ऐसा कलाकार जो दर्द से भाग रहा था। उसने दवाओं में राहत ढूंढने की कोशिश की, और अंत में उन्हीं दवाओं ने उसकी जान ले ली। तो इन सब का क्या मतलब है? हम माइकल जैक्सन को आखिर कैसे याद रखें? उनकी कहानी वो किसी एक रंग की नहीं है, वो बहुत जटिल है। वो एक असाधारण प्रतिभाशाली कलाकार थे, लेकिन साथ ही ये शोहरत के दबाव, नशे की लत और विवादों का एक दर्दनाक मिश्रण भी है। वो एक ऐसे सितारे थे जिनकी चमक के पीछे बहुत गहरा अंधेरा था, और शायद वो चमक उसी अंधेरे से लड़ने की एक कोशिश थी। तो उनकी विरासत हमेशा 2 हिस्सों में बंटी रहेगी। हाँ, एक तरफ उनका अमर संगीत है, और दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी के वो अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। और शायद एक को दूसरे से अलग करना नामुमकिन है। हाँ, वो दोनों ही माइकल जैक्सन की कहानी का हिस्सा है। और हम सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। क्या किसी कलाकार की कला को उसकी व्यक्तिगत जिंदगी के विवादों से पूरी तरह अलग करके देखा जा सकता है? जब हम बिली जीन की बीट पर थिरकते हैं, तो क्या हम उन पर लगे आरोपों को नजरअंदाज कर सकते हैं या करना चाहिए? और एक समाज के रूप में हम किसी की प्रतिभा की सराहना और उसके व्यक्तिगत संघर्षों की आलोचना के बीच की रेखा आखिर कहाँ खींचते हैं?